नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी और उन्हीं को बेहतरीन बनाने के लिए एक कदम और आगे चलने के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं आज कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का, स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान का अध्याय 6। और अध्याय 6 कौन सा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। क्या है चैप्टर का नाम? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। याद करिए इन शब्दों को, याद करिए पहले अध्याय को, जहां पे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमें चुनौती मिली थी। ऐसा क्या हुआ भारत देश में कि उसी लोकतंत्र व्यवस्थाओं का जिनकी पूरी दुनिया ने वाह वाह करी थी, पूरी दुनिया में भारत की मिसाल गई थी, उस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट आया। ऐसा क्या हुआ? यह सोचने वाली बात है और सोचने वाली बात को आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है। और आज है हमारा सी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। सर जी, इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एक ओवरव्यू बता दो। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे अपनी भाषा में। फिर बात करेंगे आर्थिक संदर्भ की कि कुछ आर्थिक कारण भी हुए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात और बिहार में से कौन कौन से आंदोलन हुए, गुजरात और बिहार के आंदोलन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपातकाल की घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकाल के बाद की राजनीति। और फिर जो आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा, उसके बाद की क्या राजनीति रहती है, उसके बाद की क्या पॉलिटिक्स रहती है, वो हम लोगों को पढ़ना है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में इस सब कुछ ये पढ़ना है और आज के लेक्चर में हमारे दो ही टॉपिक है, एक परिचय इंट्रोडक्शन और फिर दूसरा है आर्थिक संदर्भ। ये है इंदिरा गांधी जी और आपको पता ही है चैप्टर 5 और चैप्टर 6 किसके समर्पित है? इंदिरा गांधी जी को समर्पित है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। परिचय या इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपने चैप्टर का फ्लो देखा, आपको यह बात तो पता चल गई कि आपातकाल इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता दूं, इस चैप्टर में अगर आपको पढ़ना है तो आपातकाल के बारे में पढ़ना है। अब सवाल यह आता है कि आपातकाल क्या है? तो अब ऐसा इतने भोले मत बनो, इतने मासूम मत बनो। मुझे पता है तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है ना, और तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मुझे पता नहीं, पर मैंने क्लास 11th में जरूर पढ़ा है। आपातकाल इमरजेंसी के प्रोविजंस जो है वो भारत के संविधान में है, ठीक है। अब आपातकाल के या इमरजेंसी के जो प्रोविजन है, प्रावधान जो है, वो भारत के संविधान के भाग 18 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक का है? अनुच्छेद 352 से लेकर करके 360 तक के जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो भारत के संविधान किससे डील करता है? आपातकाल से डील करता है। पर एक बार मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम अपनी भाषा में समझते हैं। एक बार पॉलिटी को लीजिए और थोड़ा सा प्रेम पूर्वक साइड में बिठा दीजिए और बोलिए, पॉलिटी भैया 2 मिनट वेट करो, हम मनीष सर से कुछ समझ करके आते हैं। 2 मिनट समझो। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? आपातकाल का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का अर्थ यह है कि एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जब सब कुछ छोड़ो, वह काम करना जरूरी। जैसे कि हमें जब वॉशरूम लगता है तब हम कुछ नहीं, सर का लेक्चर जाए, कहीं भी खाना पीना जाए, कहीं पे कितना ही जरूरी दोस्त आए और रिश्तेदार, पहले काम वॉशरूम जाकर के आना। कहते सर इमरजेंसी, इमरजेंसी सर, ऑफलाइन क्लास में सर इमरजेंसी प्लीज जाने दो, सर प्लीज जाने दो, इमरजेंसी। इसी प्रकार से आप देखा करो हॉस्पिटलों में इमरजेंसी के लिए अलग से होता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, सारे बाकी के वो इमरजेंसी पहले डायरेक्ट इमरजेंसी में लेकर के जाते हैं। वहां आपको क्या है? सबसे जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा, सब कुछ को छोड़ करके वहां पर पहले ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। ये इमरजेंसी। आपने बस में, आपने रेलवे में सफर करा होगा, वहां पर एक इमरजेंसी विंडो रहती है, भाई किसी को उल्टी हो जाए, वैसा तो है नहीं, उल्टी में रोक के रख लेता हूं, घर जाके कर लूंगा, ये तो पॉसिबल। अब वो आ रही है तो इमरजेंसी विंडो खोली, वो उल्टी कर दी, या आग लग गई बस में, पीछे से उस विंडो से कूद जाएंगे। तो ये क्या है? ये इमरजेंसी वाले, जब सारे कामों को छोड़ करके हमें वो काम करना पड़े तो वो स्थिति क्या है? इमरजेंसी की स्थिति है। तो भारत के संविधान में भी इमरजेंसी के प्रावधान करे गए। तो सर जी, अब यहां पर भी क्या यही बातें हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके वॉशरूम लगने पर इमरजेंसी होगी, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके बस में जाने से उल्टी हो और वो इमरजेंसी होगी? यहाँ पे वो बात नहीं करी। ये तो मैंने आपको एक आम भाषा में बताया है कि इमरजेंसी क्या होता है। भारत के संविधान में जो आपातकाल के इमरजेंसी के प्रावधान करे गए हैं, उसमें सीधे सी ये बात कही गई कि अगर देश की स्थिति ठीक ना हो तो ऐसे स्थितियों में हम आपातकाल लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। कौन लगा सकता है? देश का राष्ट्रपति लगा सकता है। किस प्रक्रिया से लगाएगा वो भी हम लोग आगे जानेंगे। अब भारत के संविधान में जो आपातकाल के लिए प्रावधान करे गए वो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक करे गए हैं। और 3 प्रकार की आपातकाल, 3 प्रकार की इमरजेंसी भारत का संविधान चर्चा करता है। पहली जो आपातकाल बताता है वो बताता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सी आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे राष्ट्र पर एक इमरजेंसी वाला टाइम पीरियड आ गया। कौन सा टाइम पीरियड आ गया? पूरे राष्ट्र पर, पूरे देश पर एक इमरजेंसी दौर आ गया, अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा होता है बेटा राज्य आपातकाल, जिसे आम भाषा में नॉर्मली कहा जाता है
राष्ट्रपति शासन। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल। कौन सा अनुच्छेद के तहत है सर? 356 के तहत है। और फिर तीसरा जो आपातकाल भारत का संविधान बताता है, उसका वर्णन करता है, वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय से मतलब आप समझ ही गए होंगे, पैसे टक्कों से, वित्तीय आपातकाल। ये कौन से अनुच्छेद में लगाया गया है सर? ये लगाया गया बेटा अनुच्छेद 360 के तहत। अब देखो, हमें पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है ना, हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। पर पहले मैं आपको ये थोड़े बहुत बेसिक ये भी बता देता हूं। हमने क्या कहा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में। राज्यों में क्यों लगाया जाता है? कि संविधान का उल्लंघन होने पर, ठीक है, वॉयलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन होने पर। उल्लंघन होने का मतलब क्या है? कि आपने अगर कोई संविधान की बात नहीं मानी तो, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना, हम ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन करते हैं तब हमारा चालान कटता है, तो यहां पर भी कहा गया है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन करने पर क्या होगा? वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। परंतु संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहीं पर भी यह वर्णन नहीं करा गया किस चीज को संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, किस चीज को संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। अब जैसे आज मैं बोलूं कि भाई ये व्यक्ति मुझे कहता है कि अगर आपने मेरी बेइज्जती कर दी तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगा, परंतु बेइज्जती किस चीज को बेइज्जती करार देते हो? आजकल तो कोई व्यक्ति कहता है मैं आपको इतना बूढ़ा दिखता हूं, आपने मुझे अंकल कैसे बोल दिया, भैया कैसे बोल दिया, हाँ तो अब मेरी बेइज्जती कर दी। अब भाई आप बेइज्जती को वर्णन तो करो कि किन किन चीजों को आप बेइज्जती में काउंट कर रहे हो। तो भारत के संविधान ने यह बताया नहीं कि किस किन चीजों के उल्लंघन पे वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, परंतु जनरली कैसे लगता है? उस सरकार में अगर सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और उस राज्य का जो मुखिया होता है वो होता है बेटा राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं। और राष्ट्रपति साहब क्यों नियुक्त कर रहे हैं? कि भाई तू उस राज्य की रिपोर्ट मेरे पास हर महीने भेज दिया कर। उस राज्य की हर महीने हर साल रिपोर्ट जाती है वहां पे, और उसमें देखा जाता है कि नहीं साहब वहां पे सही से काम नहीं हो रहा, सरकारें लड़ रही हैं, सही से काम नहीं, जनता सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या होता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और अब आपको पता है राष्ट्रपति जी तो बिल्कुल जो ऐसे प्रधानमंत्री जी और मंत्रिमंडल कहेगा वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का नाम मात्र शक्ति है। तो कभी भी अगर किसी राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री और मंत्री है, उनका योगदान होता है। वो चाहते हैं कि उसमें क्या हो कि हमारे राज्य, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति जी को बोल करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दो और फिर से चुनाव करवाओ और फिर हमारी पार्टी को जितवाएंगे। जैसे कि 1957 में केरल में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है, परंतु वहां पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर करके क्या कर लिया जाता है, सरकार हटा दी जाती है। तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, हर राज्यों में बहुत बहुत बार लगा हुआ, ये आप अपने अपने स्थिति पर देख लीजिएगा। वित्तीय आपातकाल पे बोला गया जब आपकी वित्तीय स्थितियां खराब हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो जाए, तो वहां वित्तीय आपातकाल लगा दो, मतलब पैसे टक्के की कमी आ जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी ही गर्व करने की बात है कि 1947 से 91 के दौर में बहुत सी बार ऐसी स्थिति आई जब भारत की आर्थिक स्थिति डाउन रही, परंतु आज तक कभी भी हमने वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया। 0 बार भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया। ये दोनों आपातकाल जो बेसिक थे वो मैंने आपको बता दी, अब चाहे आप इनको भूल जाओ, इस चैप्टर में आपके कहीं काम नहीं आएगा। काम आएगा भैया ये राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ये नेशनल इमरजेंसी क्या है, ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, आइए इसको समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल या जिसको कहा गया नेशनल इमरजेंसी एज पर द आर्टिकल 352। भारत का संविधान यह कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है। 3 कंडीशन होगी तभी आप पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। 3 कंडीशन कौन कौन सी है सर? पहली है युद्ध की, दूसरी बाहरी आक्रमण की, और तीसरी है जो बच्चों वो कही गई है अंदरूनी गड़बड़ियों की। ठीक है, तो 3 बातें कही गई। पहली युद्ध, कि अगर आपका किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो उस समय में क्या है, आपातकाल लगा दी जाए। और देखो ये बात ध्यान रखना, जब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सारे जो अधिकार है वो साइड में रख दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि
किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो देश की सुरक्षा है, देश की एकता और अखंडता है। अगर सरकार देश की एकता अखंडता को बनाने के लिए काम कर रही है, सरकार युद्ध में बिजी है और आप कहो नहीं साहब हमारी मांगे पूरी करो, हमारे अधिकार पूरे करो, वो नहीं सुना जाएगा। तो उस समय आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप किसी अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं भाग सकते हो। तो शांति से अपने घर पे बैठे रहो, जो सरकार आदेश जारी करते हैं वो आदेश मानना पड़ेगा। आपातकाल का मतलब ही ये है कि जो पूरी पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है और राष्ट्रपति के आधार पर जो सारे काम करती है वो केंद्र सरकार काम करती है। मतलब केंद्र सरकार ने उस समय में, उस दौर में जो कह दिया वो लोक की लकीर है, वो आपको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई युद्ध हो गया, युद्ध का मतलब यह है कि भाई पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, भारत ने भी अनाउंस कर दिया हम युद्ध करेंगे, ये युद्ध है, ठीक है। फिर बाहरी आक्रमण का मतलब है अचानक युद्ध कर दिया। आप पाकिस्तान की तो आप आदत जानते हो कि पीठ पीछे वार करता है, फटक ने युद्ध कर दिया तो वो भारी आक्रमण है कि अचानक से भारी आक्रमण हो गया। ऐसी कंडीशन में भी हम आपातकाल लगा सकते हैं। अब युद्ध और बाहरी आक्रमण के हिसाब से देखें तो भारत में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? चीन आक्रमण पर, जब चीन का आक्रमण भारत पर हुआ था तब लगाया गया था। कब से कब तक लगाया गया था याद करो, कब हुआ था अटैक? अक्टूबर 1962 में। और कब तक चला था सर जी? ये जनवरी 1968 तक। अक्टूबर 1962 से लेकर के जनवरी 1968 तक ये चला था। दूसरा जो आपातकाल लगाया गया वो है पाकिस्तान युद्ध के साथ समय, ठीक है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। इसका कब लगाया गया? युद्ध कब हुआ? दिसंबर 1971, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये हटाया कब? बताता हूं। और जो तीसरा जो आपातकाल लगाया गया है उसी आपातकाल की हमें चर्चा करनी है, जो कि लगाया गया 25 जून 1975 को, और ये दोनों आपातकाल को एक साथ में खत्म करा गया मार्च 1977 में। अब इंटरेस्टिंग बात जो है, बस उसी बात को आप लोगों को समझना है जिसमें पूरा खेल है। ये जो तीसरा आपातकाल लगाया गया वो युद्ध या बाहरी आक्रमण के तहत नहीं लगाया गया, इसमें कहा गया अंदरूनी गड़बड़ी चल रही है। अब फिर बात आती है, भारत के संविधान ने बताया नहीं अंदरूनी गड़बड़ी में क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में क्या है। किस चीज को आप बोलोगे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है? अब इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, देश में थोड़ा वो ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो भी आंतरिक अशांति है, अशांति हो रखी है। इंटरनल डिस्टर्बेंस को या अंदरूनी गड़बड़ी को, देश के अंदर जो परेशानी चल रही है उसको संविधान ने वर्णन नहीं करा है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए, संविधान का दुरुपयोग करते हुए, माननीय जो प्रधानमंत्री उस समय रहती हैं इंदिरा गांधी जी, वो 25 जून 1975 को आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करवा देती है उस समय के राष्ट्रपति जी से। किस आधार पर? अंदरूनी गड़बड़ियों के आधार पर, इस आधार पर कि भाई भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस है। अब एक बात यहां पे नोटिस करेगा कि जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था तब ऑटोमेटिकली खुद आपातकाल लगा हुआ ही था। ये दिसंबर 1971 वाला आपातकाल हटाया नहीं गया था, यह आपातकाल फिर और नया लगा दिया, और दोनों आपातकाल को मार्च 1977 में हटाया गया। अब 1977 के बाद जब चुनाव होंगे तब कांग्रेस का हारना तय, क्योंकि आपातकाल के समय में लोगों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, संविधान में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। इसी दौर के बीच में बेटा 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। उसमें कहा जाता है कि पूरा का पूरा संविधान ही एक बार उलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है। लोकसभा की जो सदस्यता है वो 6 साल की बढ़ा दी जाती है। काफी पावर्स को, काफी चीजों को चेंज कर दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल के दौरान, आपातकाल के समय में, और इसका विरोध करा जाता है। और ये कहा जाता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है कि आपातकाल में जब आपने कहा देश समस्याओं में है, उस समय आपने बड़े बड़े नेताओं को तो जेलों में डाल दिया और आप लोकसभा राज्यसभा से दे दबा बिल पास कराते जा रहे हैं, तब ना राज्यों की सुनी, किसी की नहीं सुनी। ऐसे इसलिए कहा गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट है। ये कब लगाया गया? 25 जून 1975 को लगाया। अब मार्च 1977 के बाद क्या होगा कि सरकार बदलेगी, सरकार आएगी जनता दल की, प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय श्री मोरारजी देसाई जी। अब जैसे ही सरकार आएगी तो सरकार करती है एक और बड़ा धमाका, और सरकार ने क्या करा? 1978 में आकर करके संविधान का 44वां संविधान संशोधन कर दिया। मतलब भारत का संविधान 44वीं बार बदला जा रहा था, और क्या करा जा रहा था इसमें? 42वें संविधान से पहले जैसा था वैसा ही बना दिया गया। जैसा 42वें संविधान से पहले संविधान था वैसा का वैसा, सेम टू सेम, एज टू एज बना दिया गया। अब यहां तक आपको बात क्लियर। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लग सकता है, युद्ध के समय, भारी आक्रमण के समय और अंदरूनी गड़बड़ी के समय, ठीक है। और
25 जून 1975 को जो लगाया गया वो अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया। दूसरी बात, यहां पर 1978 में जब जनता दल की सरकार बनती है वो 44वां संविधान संशोधन करती है और जैसा 42 से पहले भारत का संविधान था वैसा का वैसा लेकर के आ जाती है। और एक बहुत बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट परिवर्तन इस संविधान संशोधन के तहत होता है और वो ये होता है कि इस अंदरूनी गड़बड़ी शब्द को परिवर्तित करके ये लिखा गया कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि भाई आर्म्ड रिवेलियन होना चाहिए, कोई भाई ऐसा हो कि हथियार ही निकल जाए। भाई इस प्रकार से आपने क्लास 10 में गृह युद्ध पढ़ा होगा कि कोई समुदाय भयंकर तरीके से लड़ने लग जाए, उस आधार पर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि अंदरूनी गड़बड़ी डिफाइन नहीं है। पर अब यहां पे बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, ऐसे विद्रोह जिनमें हथियारों का इस्तेमाल हो। तो यहां पे 44वें संविधान के संशोधन के बाद यह परिवर्तन आया कि अब अगर तीसरे आधार पर अगर आपातकाल लगाना है तो सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। परंतु इंदिरा गांधी जी 1975 में जब लगाया कोई इस प्रकार की व्याख्या नहीं करी गई थी। अंदरूनी गड़बड़ी, उन्होंने बोल दिया अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर हमने लगाया। तो यह बड़ा बदलाव था सशस्त्र विद्रोह। और इसके बाद एक चीज और कही गई थी कि जब राष्ट्रपति जी से होगा तो लिखित में उनको, प्रधानमंत्री जी को उनको लिख करके देना होगा कि हाँ साहब हम राष्ट्रपति जी से इस चीज की परमिशन चाहते हैं। ये काफी कुछ बदलाव हुए। वो 44वां संविधान संशोधन है, वो बड़ी प्रक्रिया है, वो लंबे समय हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। अब राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, कैसे लगता है, 1977 के बाद की स्थिति है वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि भैया इंदिरा गांधी जी ने ये काम करा तो करा क्यों? क्या ऐसा कारण था जिसके कारण इंदिरा गांधी जी को राष्ट्रीय आपातकाल लगवाना पड़ा? क्या ऐसा कारण था कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के नाम से हमें भारत की किताबों में एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है? ऐसी क्या कंडीशंस इंदिरा गांधी जी ने फेस करी थी कि जिस समय लोकतंत्र के संकट के नाम से वो आपातकाल आज फेमस हो गया? और जब कहा जाता है कि लोकतंत्र का संकट, लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के काले दिनों में गिना जाता है तो एक 25 जून 1975 गिना जाता है। ऐसा क्यों करा इंदिरा गांधी जी ने? ये बड़ा सवाल था। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या समस्याएं हुई इंदिरा गांधी जी के सामने कि राष्ट्रीय आपातकाल उन्होंने लगाया। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण, और फिर यह भी जानेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता कैसे है। राष्ट्रीय आपातकाल के कारण सबसे पहली बात तो जो थी वो ये थी कि आर्थिक स्थितियां बहुत बुरी हो चुकी थी। आर्थिक संकट इंदिरा गांधी जी से अब सहन नहीं हो रहा था। अब इंदिरा गांधी जी से आर्थिक संकट सहन नहीं हो रहा था। 1971 में हम सभी ने देखा कि इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, आप सभी के सामने दिया, मेरे सामने भी दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। परंतु 1973-74 तक कोई सुधार नहीं आया, कोई बेहतरी नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और 1971 में पाकिस्तान से और लड़ाई हो गई तो बांग्लादेश के 80 लाख लोग और भारत में आ गए और बोझ बढ़ गया। दुनिया में और जगह युद्ध चल रहा था तो जो तेल है उनके दाम बढ़ गए, तो भारत सरकार ने यहाँ पर हर चीजों के दाम बढ़ा दिए, तो उससे लोग और महंगाई से परेशान हो गए। तो आर्थिक जो समस्या है ना वो ज्यादा बढ़ गई। और मैंने पहले भी कहा है कि पॉलिटिकल साइंस की मदर, पॉलिटिकल साइंस का मतलब आप कह सकते हो कि जो मेन है वो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आर्थिक व्यवस्थाएं बदलेंगी सब भूल जाते हैं कि हमारा लोकप्रिय नेता था ये या लोकप्रिय नेता थी हमारी, सब भूल जाते हैं। सबको पहले 2 वक्त का खाना चाहिए। 1974 के हम बिहार और गुजरात के जब आंदोलन देखेंगे तो हम उनमें यही देखेंगे, स्टूडेंट यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें रोजगार दो, हमें अच्छा खाना दो, खाद्यान्न की व्यवस्था है वो सरकार सही करे। इन सभी कारणों के कारण इंदिरा गांधी जी प्रेशर महसूस करती है। आर्थिक संकट आना एक बहुत बड़ी कारण माना गया। दूसरा, इनसे भी एक महत्वपूर्ण जो बात मानी गई वो था न्यायपालिका के साथ विवाद। न्यायपालिका के साथ विवाद। अब इंदिरा गांधी जी थोड़ा बहुत अपने आप को ऐसा महसूस होने लग गया था उनको कि साहब मैं सुपर पावर हूं, बस मैं जो कर रही हूं वो सब ठीक है। हमने कक्षा 10 में भी पढ़ा है और हम पहले क्लास 11th में पढ़ करके आ चुके हैं कि हम शासन के विभिन्न अंगों की बात करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका की कुछ अपनी शक्ति है, न्यायपालिका के पास कुछ अपने पावर है ना बेटा। तो न्यायपालिका के पास जब अपनी शक्तियां है, अपने पावर है, तो उसमें कार्यपालिका जो कि सरकार है और विधायिका जो कि संसद है उनको बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी का न्यायपालिका के साथ विवाद चला, कुछ सवालों को लेकर के विवाद चला। इंदिरा गांधी जी कहती है कि क्या संसद संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनमें परिवर्तन कर सकती है? न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कहता नो 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 नहीं कर सकता। बोले तो ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन कर सकते? बोले नो 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 नहीं कर सकते आप। तो बोले जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी को लागू करने के लिए तो कर सकते हैं? बोले नहीं 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 कर सकते। तो यहां पर क्या है, इंदिरा गांधी जी को सलाह करनी, साहब न्यायपालिका क्या कर रही है? लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये तो संसद सर्वोच्च है,
जिस देश में जनता सर्वोच्च उनके प्रतिनिधि संसद में बैठे वो सबसे ऊपर है, उनकी बातों को न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट अवहेलना कर रहा है, तो ये बात तो जमी नहीं। तो यहां से क्या हुआ, थोड़ी सी नाराजगी इंदिरा गांधी जी में हुई और उनको लगा नहीं साहब न्यायपालिका गलत कर रही है, न्यायपालिका मेरे खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। तो वो दौर ऐसा था जब न्यायपालिका के साथ इंदिरा गांधी जी का विवाद चल रहा था, इंदिरा गांधी जी का थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा तनाव न्यायपालिका के साथ चल रहा था। यह भी एक कारण बनता है कि वो प्रेशर में रहती है और वो आपातकाल की घोषणा कर देती है। इन सभी का जो थोड़ा सा न्यायपालिका के साथ विवाद का एक मुख्य मुद्दा रहा वो था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, बेटा मेरी एक बहुत दिले इच्छा है कि मैं किसी दिन केशवानंद भारती केस पे बड़ी चर्चा करूं, 1.5-2 घंटे का वीडियो बनाऊं, अच्छे से इस पर डिस्कशन करें, ठीक है। एक बहुत बड़ा मतलब भारत के संविधान को समझाने में और भारत के संविधान में बड़े परिवर्तनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केशवानंद भारती केस का। इसका डिसीजन जो आया था वो आया था बेटा 24 अप्रैल 1973 को, और इस दिन केशवानंद भारती केस के तहत यह कहा गया कि भारत की संसद भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे को बदल नहीं सकती है। अब ये मूलभूत ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम बताएंगे समय समय पर। तो ये जब बार बार में इंदिरा गांधी जी सवाल उठा रही थी तो कहा गया नहीं साहब ये तो मूलभूत ढांचा है, आप इसको नहीं बदल सकते। बोले ये बदल सकते, बोले नहीं ये भी मूलभूत ढांचा, आप इसको नहीं बदल सकते। तो कहीं ना कहीं इस वो विवाद है वो केशवानंद भारती केस से ही धीरे धीरे शुरू हो चुका था। इसके अलावा एक दो जो जजमेंट है, उस जजमेंट ने मतलब इंदिरा गांधी जी को बिल्कुल हिला करके रख दिया। जजमेंट था कि इंदिरा जी के अवैध चुनाव, हम ये बात आगे भी लेक्चरों में करेंगे और डिटेल में करेंगे। 12 जून 1975 की कहानी है। इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में, वहां के हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया कि साहब जो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में चुनाव लड़े थे उसमें उन्होंने अपनी सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल करा था, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। और उनका इस्तेमाल करा, इसका मतलब वो क्या है, चुनाव उनके निरस्त होते हैं, वो उनका हारा हुआ मानते हैं, और इसलिए उनको क्या सांसद के पद से हटा दिया गया। अब हटा दिया मतलब आप 6 महीने के अंदर अंदर आप वापस से सांसद नहीं बनते हो तो आप सांसद नहीं हो और आप फिर प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकते। परंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा बदलाव करके इंदिरा गांधी जी को सेफ प्रोटेक्शन दिया, परंतु वो क्या था वो हम आगे की बात में आगे जानेंगे। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी थी कि इंदिरा गांधी जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव महसूस करने लगी, और इन सब के बीच में जो जनता का विरोध था उस विरोध को वो सहन नहीं कर पाए। जनता का विरोध और इन जनता के साथ जो नेता खड़े थे, मोरारजी देसाई जैसे बड़े नेता, जो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जैसे नेता, ये नेता जब खड़े थे ना तो इंदिरा गांधी जी को लगा कि नहीं साहब अब सत्ता खतरे में है, अब जो पावर है वो खतरे में है, और इस पावर को जो बचाने का तरीका है वो क्या है, आपातकाल है। इमरजेंसी लगा देती हूं, और किस आधार पर, अंदरूनी गड़बड़ी है, देश में सारी जगह विरोध हो रहा है, ये अंदरूनी गड़बड़ी है, इन गड़बड़ियों के आधार पर मैं क्या कर देती हूं, आपातकाल लगा देती हूं। और आपातकाल लगाते ही क्या हुआ, जितने भी नेता जो विरोध कर रहे हैं उन सबको तो सबसे पहले तो भेजा गया जेलों में, उनको सबको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। पूरे जो मीडिया की है सबकी लाइटों की कटौती कर दी गई, उनको कुछ ही छापने का अधिकार नहीं दिया। बड़े बड़े जो संगठन है उन संगठनों को बंद कर दिया गया, अधिकारों पर रोक लगा दी गई कि नहीं साहब आपको किसी को कोई अधिकार अभी नहीं मिलेगा। ऐसी प्रक्रिया पूरी चलती रही, मार्च 1977 तक यही चला, और मार्च 1977 के बाद यह आपातकाल हटेगा, फिर चुनाव होंगे और चुनाव में इंदिरा गांधी जी की हार हो जाएगी। अब देखिए, अब आप एक कहानी को समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कहानी यह है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप भारत के जो कहानी है उसको समझिए। 1947 में हम आजाद हुए, 1947 में आजाद होना, 1952 में हमारा प्रथम चुनाव लड़ना, 1957 में द्वितीय चुनाव, 62 में तृतीय चुनाव, यहां तक सब कुछ सही था। पर ये 62 का जो ईयर आया उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आया। 64 में नेहरू जी की डेथ, 66 में शास्त्री जी की डेथ, फिर इंदिरा गांधी जी का सत्ता पे आना, और फिर उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि 67 में चुनाव हुए, फिर 71 में हुए, और फिर ये एक ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इस समय जब पूरी दुनिया ने सवाल उठाया था कि क्या भारत में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है या नहीं हो सकता, दुनिया ने यह कहा था कि नेहरू एक जुआ खेल रहे हैं और वो जीते जी भारत में लोकतंत्र देख ही नहीं पाएंगे। नेहरू की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती बोली गई, परंतु जवाहरलाल नेहरू जी ने हिम्मत नहीं हारी, भारत के उस समय बड़े बड़े नेताओं ने हिम्मत नहीं हारी, लोकतंत्र को अपनाया और पूरी दुनिया के उन विपक्ष के लोगों पर एक तमाचा खींच करके मारा कि साहब भारत जैसे लोकतंत्र में, भारत जैसे देश में भी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, जहां पर गरीबी हो, अशिक्षित हो, परंतु देश के लोग लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तैयार है।
हमेशा से तैयार है और लोकतंत्र हमने स्थापित करा। उस लोकतंत्र स्थापित होने के बाद पूरी दुनिया में मिसाल दी गई कि देश का संविधान हो तो भारत जैसा संविधान हो, लोकतंत्र की स्थापना हो तो भारत जैसी लोकतंत्र की स्थापना हो। भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र का आदर्श बन चुका था, परंतु कहीं ना कहीं हम यहां से फिर देखते हैं कि 1975 में एक ऐसा दौर, ऐसा टाइम आता है कि जब लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पर संकट बताया जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है इस आधार पर कि अंदरूनी गड़बड़ियां थी, पर शायद ऐसी अंदरूनी गड़बड़ियां उनको हम नहीं कह सकते। उस लोकतांत्रिक देश पे, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उस लोकतांत्रिक देश पे संकट बताया जा रहा है, जिस लोकतंत्र की आदर्श मिसाल पूरी दुनिया लेती है। अगर किसी देश में लोकतंत्र की शुरुआत करनी हो तो वो सबसे पहले क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भारत में जैसा लोकतंत्र स्थापित हुआ है वैसा लोकतंत्र हम लोगों को स्थापित करना है। तो 1975 में 25 जून वो दिन था बेटा जब लोकतंत्र पर संकट बताया गया, और वो संकट हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये जानेंगे कि आपातकाल लगाने का प्रावधान क्या होता है, इमरजेंसी लगाने का प्रावधान क्या होता है, आपातकाल लगाने का तरीका। अब आपातकाल लगाने का तरीका सीधा सा एक जो होता है, सबसे पहले जो है राष्ट्रपति जी आपातकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है। आपातकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति जी एक अनाउंसमेंट करेंगे कि साहब आपसे आपातकाल लग चुका है, एक ऑर्डर जारी हो जाएगा कि आज आपातकाल लग गया। परंतु क्या अपनी इच्छा से नहीं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के कहने पर, मंत्रिमंडल के कहने पर आपातकाल लगा दिया जाता है। परंतु आपातकाल लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? जब से आपातकाल लगा है, जैसे कि मैं कहूं 25 जून 1975 से लेकर करके 25 जुलाई 1975, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको भारत की संसद, मतलब भारतीय संसद से पास करवाना पड़ता है। आपातकाल को, आपातकाल संसद से पारित होना जरूरी है, संसद से पारित होना जरूरी है 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और दोनों में बेटा विशेष बहुमत के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप यूं ही आम बहुमत में कर लो, विशेष बहुमत के द्वारा पास करा जाएगा। कैसा? विशेष बहुमत में से 2/3 की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि सर जून में तो लोकसभा राज्यसभा बैठी नहीं हो, क्योंकि सदन तो जो है वो तो 3 बार ही बैठते हैं। एक तो फरवरी मार्च के समय में जिसे हम लोग बजट का सत्र कहते हैं, फिर जुलाई अगस्त में ऐसे बैठते हैं जिसे हम मानसून का सत्र कहते हैं, और नवंबर दिसंबर बैठते हैं जब हम उसको शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो सर तो फिर हम ये कहते हैं कि जब जिस दिन सत्र बैठेगा उस दिन के 30 दिन तक हम मान लेंगे। जैसे मान लो कि सत्र बैठा 1 अगस्त से, अब चाहे 25 जून को लगी हो, पर 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में वहां पर क्या है, आपातकाल को पास करवाना जरूरी होगा, पारित करवाना जरूरी होगा। और कब तक होगा सर? वो पास हो जाएगा, फिर वो 6 महीने तक आपातकाल लगी रहेगी। फिर आप उसको वापस पास करवा सकते हो यूं कर करके, आप 6 महीने कर करके चाहो कितना भी समय ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 साल निकल जाए, 3 साल निकल जाए, 4 साल निकल जाए, 5 साल निकल जाए, डजंट मैटर, वो 6 महीने करके चल सकती है। अब सर इसको हटाने का क्या प्रावधान है? हटाने का यह है कि राष्ट्रपति जी खुद अपने हस्ताक्षर से अपने अनाउंसमेंट से हटा सकते हैं, और नहीं तो लोकसभा क्या करेगा, एक आम जो साधारण सा बहुमत है उसके द्वारा उसको हटा देगा। ठीक है। तो जनरल राष्ट्रपति जी द्वारा ही हटा दिया जाता है। मतलब होता सब कुछ राष्ट्रपति जी के नाम पर ही है। और आपातकाल का मतलब यही है कि देश में स्थिति ठीक नहीं है और इन सारी स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति अपने पास पावर लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति जी के नाम पर सारी पावर का जो इस्तेमाल करेंगे वो करेगी केंद्र सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां तक मैंने आपको आपातकाल का बेटा 0 से लेकर के अभी तक की पूरी कहानी बता दी। ठीक है। आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर जी हमें आपातकाल की सारी कहानी क्लियर हो गई। एक बात आपको और बताऊं, यहाँ पे न्यायपालिका के साथ विवाद, आप याद करिए क्लास 11th में हमने न्यायपालिका वाला चैप्टर पढ़ा था, और उसमें मैंने आपको कोलिजियम सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। मैं आपको उसका लिंक डलवा दूंगा, उसमें देखना कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं वो कैसे बनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले जज में, सुप्रीम कोर्ट वाले जो जजों में किस प्रकार से ये वाला विवाद आया था
कि जिसको मुख्य न्यायाधीश बनाना था उनको ना बना करके और किसी को बना दिया था इंदिरा गांधी जी ने। याद करिए, वो मैं वो लेक्चर लिंक में डलवाऊंगा, जरूर देख लीजिएगा उसको अगर याद नहीं है तो। जो चीजों को जोड़ो, ठीक है। फिर कहता हूं सोशल वालों का काम जोड़ने का काम है, तोड़ने का नहीं। कड़ी से कड़ी मिलाकर के चलो, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे किसी भी चीज की हो। मुझे आज कमेंट बॉक्स में बता देना सर जी आज की आपातकाल में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब हम बुक के टॉपिक पर आते हैं, दैट इज आर्थिक संदर्भ। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। तो आप सभी को याद है इंदिरा गांधी जी ने इस नारे को बड़ा फेमस बनाया कि विपक्ष जो है, जो महागठबंधन है, वो सबका एक ही टारगेट है, इंदिरा हटाओ, और मेरा टारगेट है गरीबी हटाओ। मैं गरीबी को हटाना चाहती हूँ, वो इंदिरा को हटाना चाहते हैं। इस स्लोगन को बड़ा फेमस बनाया गया, बड़ा ही फेमस बनाया गया, जोर जोर से अनाउंसमेंट कर करके बताया गया साहब हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, ये नारा दिया गया। बहरहाल 1971 से 72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ, ठीक है। जब ये नारा दिया गया और इस नारे के ऊपर ही कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। ये 1971 में जब ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इसी के कारण कहीं ना कहीं 521 में से 352 जो अकेले सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलती है, प्रचंड बहुमत मिलता है, गजब का बहुमत कांग्रेस को मिलता है। इंदिरा गांधी जी की पार्टी कांग्रेस आर को बहुमत मिलता है, वो क्यों? इस नारे के कारण। परंतु उस दौर के बाद, उस नारे के बाद भी कोई बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार नहीं आया कि समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो, या आर्थिक दशाओं में, आर्थिक स्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। अब देखिए आप, हमने बात करी आर्थिक संदर्भ की, ऐसे क्या क्या कारण है जिससे कि हमारे आर्थिक स्थितियों पर इफेक्ट पड़ा है, और उस इफेक्ट के कारण कहीं ना कहीं आपातकाल बढ़ा है। हम आपातकाल की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं कि आपातकाल लगने के कारण क्या है, क्यों लगा आपातकाल, उसमें सबसे पहला आर्थिक संदर्भ की बात है। तो अब आर्थिक नुकसान, आर्थिक किस प्रकार से संकटों में भारत आया, बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पे भारी बोझ पड़ा। अब ये बांग्लादेश का संकट, अब बांग्लादेश ने तो क्या है बोल दिया, भारत बचाओ भारत बचाओ भारत बचाओ। अब भारत ने बचाने की भी कोशिश करी और बच भी गया, पर भारत का तो नुकसान हो गया ना। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए, इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। तो अब पहली बात तो क्या हुआ कि भाई बांग्लादेश से चल करके 80 लाख लोग भारत आ गए, और 80 लाख का मतलब है बेटा 8 मिलियन लोग भारत आ गए थे, और ये फिर वापस कभी भारत बांग्लादेश गए भी नहीं। और बांग्लादेश की सीमाओं को आज भी हमने इतना कोई तगड़ा प्रोटेक्शन नहीं दे रखा है, क्योंकि बांग्लादेश पर हमें थोड़ा सा विश्वास भी, उम्मीद भी कि वो कुछ बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ना तो हमने वहाँ फेंसिंग करवा रखी, ना और कुछ करवा रखा, तो लोग आज चले जाते हैं आराम से। तो उस समय 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ गए, और फिर उसके बाद उन्हें पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा, तो काफी खर्चा हो गया। एक तो ये 80 लाख लोगों का खाना पीना भारत में हो रहा था, और फिर युद्ध से लड़ने के लिए भी हमें पैसा चाहिए था, खूब पैसा खर्च करा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। तो युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को पूर्ण रूप से सहायता देना बंद करने के 2-3 कारण मान लो। एक तो पाकिस्तान का करीबी था अमेरिका, इसलिए। दूसरा बात, भारत ने सोवियत संघ की मदद ले ली थी, 20 साल के लिए ट्रीटी स्थापित कर ली थी 1971 में, तो उसके कारण भी अमेरिका को ऐसा लगा कि नहीं नहीं साहब, अब ये तो हमारा, तो अब तो ये एक पक्ष में हो गए, मतलब उधर हो गए, और इसलिए हम तो नहीं सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका से भी जो मदद आ रही थी अनाज में, सब में, वो भी थोड़ी सी बंद हो गई। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई, इससे विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमत है, जो ऑयल की कीमत है, वो बड़ी तेजी से बढ़ी, काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई, और उन सब के कारण भारत में हर चीजों की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो बढ़ गई। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, उस दौर को कहा जाता है महंगाई का दौर। कौन सा दौर? महंगाई का दौर। 1973 में चीजों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। तो 1973 में चीजों की जो कीमत है उसमें 23% का मतलब ये है कि भाई पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, तो अब वो 123 रुपए की हो चुकी थी। पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, अब वो 130 रुपए की हो चुकी है। मतलब जितनी प्राइस है उसका 23% तक बढ़ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी इन्फ्लेशन होना, इतनी महंगाई हो जाना। और इसी तीव्र मूल्य वृद्धि के कारण क्या हुआ, जनता गुस्से में है, जनता आक्रोश में है। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहासा बढ़ी थी। अब औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी। औद्योगिक विकास का समय मिला तो मिला कब? 1971 में इंदिरा गांधी जी सरकार बनाती है, उसके बाद 72, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में बिजी हो जाते हैं, फिर उसके बाद 72 में विधानसभाओं के चुनाव आ जाते हैं, तो समय मिला नहीं विकास पर ध्यान देने का। और फिर धीरे धीरे 73 में केशवानंद भारती केस के बाद इंदिरा गांधी जी और थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, ठीक है। और फिर 74 से तो गुजरात में, बिहार में आंदोलन होना शुरू हो ही जाते हैं, और फिर 75 में आपातकाल लग ही जाता है। तो औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी।
बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। अब जब विकास नहीं हो रहा, उद्योग नहीं बन रहे तो उत्पादन नहीं हो रहा, और उत्पादन नहीं होगा तो काम पे रखेगा कौन, किसको फालतू में पैसा खर्च करने की मनमानी। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बेरोजगारी मतलब बिल्कुल अनलिमिटेड थी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। अब जो संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे, हम कह सकते हैं लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते थे, ऐसे जो मार्क्सवादी समूह हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो गए इंदिरा गांधी जी के विरोध, या देश में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शनों को बढ़ाने के लिए, देश में हिंसा कराने के लिए ऐसे जो समूह है वो सक्रिय हो चुके थे। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। अभी जो मार्क्सवादी समूह है, इन समूहों ने पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए और राजनीतिक प्रणाली जो अभी चल रही थी, संसदीय व्यवस्था चल रही थी, उसको खत्म करने के लिए हथियार उठाए और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। मतलब देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ जो तकनीक है, ऐसी चीजों का उन्होंने सहारा लिया। ये चीज बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चों, देश अपना है, देश हमारा है, हमारा सरकार से विरोध हो सकता है, हमारे सरकार से मतभेद हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परंतु राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हम देश के चक्कर में किसी एक पार्टी को या किसी को सपोर्ट करें, वो कहते हैं कि सब ये ऐसा है तो ऐसे मान लें। नहीं, देश सबसे ऊपर है, हम देश के लिए सब कुछ निछावर कर सकते हैं, देश सबसे ऊपर है, देश भक्ति सबसे ऊपर है, ठीक है, और बाकी सारे मामले बात के। तो यहाँ पर हाँ, इंदिरा जी से विरोध हो चलता है, मानते हैं, लोकतंत्र में विरोध होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। विरोध हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको लोकतंत्र में कुछ कमियां नजर आ रही है, कोई बात नहीं। संसदीय व्यवस्था में कोई कमी नजर आ रही है, कोई बात नहीं। परंतु इस प्रकार से हथियार उठा करके और देश के विरोध में जाकर के कार्य करना, ये बिल्कुल कतई सत्य नहीं है, कहीं कभी सही नहीं है। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी और अब माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने जाते हैं। तो हम भारत में विशेष करके नक्सलवादी वाली जो बात है ये पढ़ेंगे। नक्सलवादी भारत में झारखंड, इन इलाकों में देखने को मिलते हैं, और नक्सलवादियों के बारे में हम इसी चैप्टर में शायद आ जाएगा, नहीं तो आगे इन चैप्टर में आएगा, पर नक्सलवादियों के बारे में 100% हम इस चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। माओवादी जो है, माओ क्या है कि चाइना का एक लीडर था बेटा, तो उसकी विचारधारा को जो अपनाने वाले लोग हैं वो माओवादी है। ये नेपाल में, चाइना में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। क्लास 10th में आपने माओवादियों के बारे में पढ़ा भी होगा, जब नेपाल का जनसंघर्ष आंदोलन हमने पढ़ा है, ठीक है। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए थे। तो झारखंड, बंगाल, उसी तरफ ये जो नक्सलवादी है वो ज्यादा एक्टिव है, तो पश्चिम बंगाल की तरफ ये ज्यादा एक्टिव, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इनको दबाने के लिए कठोर कदम भी उठाए थे। मतलब नक्सलवादियों का इतना वो कठोर सरकारों को होना पड़ता है, या ये इतने नक्सलवादी भी इतने डेंजरस है। मतलब मैं जनरली एक बार उड़ीसा जा रहा था, तब बीच ट्रेन में जैसे ही हम लोग झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन एरियाज की में एंटर हो जाते हैं, वहाँ पे हर ट्रेन के डिब्बे में 3-3, 4-4 आरपीएफ वाले कमांडर्स खड़े हो जाते हैं। मतलब पहले पूरे रूट पे कहीं नहीं खड़े होंगे वो, पर जैसे वो उन एरियाज में एंटर होगी, वहाँ पे पूरे कमांडर्स खड़े कर दिए जाते हैं। पूरी ट्रेन को खचाखच कमांडरों से भर दिया जाता है, आरपीएफ के जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के होते हैं ना, एक तरह से पुलिस है वो रेलवे की, उनके। मतलब वहाँ पर इन नक्सलवादियों को बहुत बड़ा खतरा है, तो जनता को बचाने के लिए सरकार हमेशा एक्टिव रहती है, ठीक है। तो ये आर्थिक संदर्भ से इन के बाद आगे की जो कहानी है आगे के लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। एक साथ ही सब कुछ थोड़ी पढ़ना है, और बाकी जो आगे है वो आगे जानेंगे। और आपको बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और बताएं कि आज का लेक्चर कैसा लगा। बच्चों, आप लोगों की तारीफें, आप लोगों का सपोर्ट ही हमें प्रोत्साहन करता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का हौसला बढ़ाता है। तो इसलिए आप तारीफ करते रहे, आप हमें सजेशंस देते रहे, आप हमें बताते रहे। कोई डाउट हो वो भी पूछें, मैं खुद कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूँगा। और बाकी बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को बहुत जल्दी बढ़ाइए। इस सेशन में हम खूब आगे बढ़े, खूब बच्चे अपन से जुड़े, और जो वंचित है, जो को अच्छी हिंदी मीडियम में आर्ट्स की पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, वो तक उन लोगों तक पहुंचाओ। आप नियम बना लो रोज की, सब हम 5 को 10 लोगों को जोड़ेंगे, तो जोड़ते जाओ, खूब इस परिवार को बहुत बड़ा बना दो, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 12th में 100 में से 100 का टारगेट लेके रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।